हिंदी साहित्य क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरा चैनल पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे अगले वीडियोस के नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, हमारा आज का विषय है रीतिकालीन कवियों की महत्वपूर्ण पंक्तियां, जिसका पार्ट 4 हम करेंगे और ये हमारा रीतिकाल का आखिरी पार्ट है। इसके बाद रीतिकाल समाप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं पंक्ति संख्या 72 से। ध्यान दीजिए, काव्य सरोज बहुत ही प्रौढ़ ग्रंथ है। काव्यांगों का निरूपण जिस स्पष्टता के साथ इन्होंने किया है, उससे इनकी स्वच्छ बुद्धि का परिचय मिलता है। दास जी तो इनके बहुत ऋणी हैं। उन्होंने इनकी बहुत सी बातें ज्यों की त्यों अपने काव्य निर्णय में रख ली हैं। ठीक है, तो ये पंक्ति किसकी है? तो दोस्तों, रामचंद्र शुक्ल की। रामचंद्र शुक्ल की पंक्ति है। इन्होंने त्रिपाठी होगा ये, ठीक है, की प्रशंसा में लिखी हैं। तो ध्यान से सुनिए फिर से। काव्य सरोज बहुत ही प्रौढ़ ग्रंथ है। काव्यांगों का निरूपण जिस स्पष्टता के साथ इन्होंने किया है, उससे इनकी स्वच्छ बुद्धि का परिचय मिलता है। दास जी तो इनके बहुत ऋणी हैं। दास जी कौन है ये आप बताएंगे। ठीक है, ये हिंट दिया जा रहा है यहाँ पर। इनके बहुत ऋणी हैं। उन्होंने इनकी बहुत सी बातें ज्यों की त्यों अपने काव्य निर्णय में रख ली हैं। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा स्पेलिंग एरर है, रख ली हैं में, तो आप इसको ध्यान मत दीजिए, सिर्फ पंक्ति पर ध्यान दीजिए। और काव्य निर्णय किसकी पुस्तक है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इस पुस्तक के बारे में हम आपसे चर्चा कर चुके हैं पिछली वीडियोस में। ठीक है, तो ये पंक्ति जो है रामचंद्र शुक्ल की है और त्रिपाठी की प्रशंसा में है। ठीक है, अगली पंक्ति है 73। ध्यान से सुनिए। काव्य परंपरा को ना मानने वाला काव्य अंधा, शब्द प्रयोग में औचित्यों का प्रयोग न मानने वाला काव्य बधिर, छंद दोष से युक्त काव्य पंगु और अलंकार रहित काव्य नग्न और अर्थ रहित काव्य मृतक तुल्य है। ये किसने कहा है? तो दोस्तों, केशव दास ने कहा है, काव्य परंपरा को न मानने वाला काव्य अंधा, शब्द प्रयोग में औचित्य का प्रयोग न मानने वाला काव्य बधिर, छंद दोष से युक्त काव्य पंगु, अलंकार रहित काव्य नग्न और अर्थ रहित काव्य मृतक तुल्य है। ठीक है, मृतक तुल्य है मीन्स मृत के समान है। ठीक है, केशव दास की पंक्ति है ये। पंक्ति संख्या 74। शब्दार्थ का सार काव्य और काव्य का सार रस है। ध्यान से सुनिए, शब्दार्थ का सार काव्य है और काव्य का सार रस है। ये किसने कहा है? तो दोस्तों, देव कवि देव ने कहा है कि शब्दार्थ का सार काव्य है और काव्य का सार रस है। ठीक है, ध्यान रखिए, देव कवि। ठीक है, अगली पंक्ति है 75। शब्दार्थ में काव्य कामधेनु है। शब्दार्थ में काव्य कामधेनु है, जिसका दूध रस है और मक्खन आनंद। ठीक है, यानी जो शब्दार्थ में काव्य है वो कामधेनु है, जिसका दूध जो है वो रस है और मक्खन जो है वो आनंद है। ठीक है, किसने कहा है? कवि देव ने कहा है। कवि देव की पंक्ति है, ध्यान रखिए। प्रश्न संख्या 76। ध्यान से सुनो। रस भावों के वश है। रस भावों के वश है कविता शब्दार्थ के। ठीक है, रस जो है वो भावों के वश है और कविता जो है वो शब्दार्थ के वश में है। ठीक है, तो ये पंक्ति किसकी है? कवि देव की। कवि देव की पंक्ति है कि रस भावों के वश है और कविता शब्दार्थ के। ठीक है, कवि देव की पंक्ति। अगली पंक्ति है 77 यानी 77। ठीक, मेरी जानकारी में बिहारी जैसी रचनाएं यूरोप की किसी भी भाषा में नहीं पाई जाती। किसकी पंक्ति है ये? तो दोस्तों, डॉक्टर ग्रियर्सन, जॉर्ज ग्रियर्सन का कथन है दोस्तों, मेरी जानकारी में बिहारी जैसी रचनाएं यूरोप की किसी भी भाषा में नहीं पाई जाती। कितनी बड़ी बात कही है
है ना। तो ध्यान रखिए, बिहारी की रचनाओं के संदर्भ में जॉर्ज ग्रियर्सन ने ये बात कही है कि मेरी जानकारी में बिहारी जैसी रचनाएं यूरोप की किसी भी भाषा में नहीं पाई जाती। ठीक है, ध्यान रखिए, डॉक्टर ग्रियर्सन ने कहा है। ठीक है, तो इस तरह से अभी हमने पंक्ति संख्या 77 देख ली। अब देखते हैं पंक्ति संख्या 78। केशव अलंकारवादी कवि हैं, ये किसने कहा है? तो दोस्तों रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल ने केशव को अलंकारवादी कवि माना है। क्या माना है? अलंकारवादी कवि। ठीक है, ध्यान रखिए, केशव को किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। पंक्ति संख्या 79 यानी 79, ध्यान से सुनिए। किसी कवि का यश उसकी रचनाओं के परिणाम के हिसाब से नहीं होता, गुण के हिसाब से होता है। मुक्तक कविता में जो गुण होना चाहिए वह बिहारी के दोहों में अपने चरम उत्कर्ष को पहुंचा है, इसमें कोई संदेह नहीं। ये कथन किसका है? तो दोस्तों रामचंद्र शुक्ल का। रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि किसी कवि का यश उसकी रचनाओं के परिणाम के हिसाब से नहीं होता, उसके गुण के हिसाब से होता है। मुक्तक कविता में जो गुण होना चाहिए वह बिहारी के दोहों में अपने चरम उत्कर्ष को पहुंचा है। ठीक है, इसमें कोई संदेह नहीं। तो ये किसकी कथन है? रामचंद्र शुक्ल का। ठीक है, यहाँ पर एक बात ध्यान रखिए कि बिहारी जो हैं वो रीति सिद्ध कवि हैं, ना कि रीति मुक्त कवि। ठीक है, तो यही अंतर बता रहे हैं कि जो मुक्तक काव्य कविता में जो गुण मिलते हैं वो हमें किस में मिलते हैं? बिहारी के दोहे में। ठीक है, चरम उत्कर्ष पर मिलते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिए, डिफरेंस को समझ लीजिए। पंक्ति संख्या 80, ध्यान से सुने। प्रेम मार्ग का एक ऐसा प्रवीण और धीरज पथिक जिस तथा जमादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। ये कथन किसका है? तो दोस्तों रामचंद्र शुक्ल का कथन है। और किसके संबंध में है? घनानंद के संबंध में। तो रामचंद्र शुक्ल ने घनानंद के संबंध में कहा है कि प्रेम मार्ग का एक ऐसा प्रवीण और धीरज पथिक तथा जबादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ है। ठीक है, किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने। किसके लिए कहा है? घनानंद के लिए। और बहुत ही इम्पोर्टेंट कथन है दोस्तों, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। पंक्ति संख्या 81, ध्यान से सुने। इनकी यानी घनानंद सी, ठीक है, विशुद्ध सरस और शक्तिशालिनी ब्रज भाषा। विशुद्ध सरस और शक्तिशालिनी ब्रज भाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ। विशुद्धता के साथ प्रौढ़ता और माधुर्य भी अपूर्व ही है। यानी विशुद्धता तो मिलती ही है इनकी ब्रज भाषा में, उसके साथ साथ प्रौढ़ता और माधुर्य भी अपूर्व रूप से मिलता है। ठीक है, किसकी भाषा में? घनानंद की ब्रज भाषा में। ठीक है, तो ध्यान रखिए, ये कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का। रामचंद्र शुक्ल ने घनानंद की भाषा को बहुत ही सरस, शक्तिशालिनी, विशुद्ध, प्रौढ़ और माधुर्य से पूर्ण एक भाषा बताया है। ठीक है, तो ध्यान रखिए, तो ये ब्रज भाषा जो है घनानंद की विशुद्ध थी और सरस, शक्तिशाली, विशुद्ध, प्रौढ़ और माधुर्य जिसमें अपूर्व रूप से मिला। ठीक है, ध्यान रखिए, घनानंद के संदर्भ में है। पंक्ति संख्या 82, ध्यान से सुने। ये यानी घनानंद, ये साक्षात रसमूर्ति और ब्रज भाषा के प्रधान स्तंभों में से एक हैं। ये यानी घनानंद साक्षात रसमूर्ति और ब्रज भाषा के प्रधान स्तंभों में हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिए, किसका कथन है ये? रामचंद्र शुक्ल का। यानी कि इनको एक प्रेम का पीर का कवि तो कहा ही जाता है और मुक्तक कवि के रूप में भी ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। ठीक है, साथ ही साथ ब्रज भाषा में भी इनका महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, उसके प्रयोग में, भाषा के प्रयोग में ध्यान रखिए। ठीक है, तो ये घनानंद जो है वो साक्षात रसमूर्ति हैं
और ब्रज भाषा के प्रधान स्तंभों में हैं। कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। ठीक है। पंक्ति संख्या 83। घनानंद की भाषा सरल और स्वाभाविक है। घनानंद की भाषा सरल और स्वाभाविक है, जिसमें लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ का प्राधान्य है। ये कथन किसका है? तो दोस्तों डॉक्टर वासुदेव सिंह का। डॉक्टर वासुदेव सिंह का कथन है कि घनानंद की भाषा सरल और स्वाभाविक है, यानी नेचुरल है, किसी भी तरह की बनावट इसमें नहीं है। ठीक है, जैसा महसूस किया वैसा व्यक्त किया। ठीक, तो जिसमें लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ का प्राधान्य है। लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ का प्राधान्य है। ठीक है, डॉक्टर वासुदेव सिंह ने घनानंद की भाषा के संबंध में ये कथन कहा है। ठीक है, ध्यान रखिए। तो दोस्तों हमारे रीतिकाल के सभी वीडियो आज यहीं समाप्त होते हैं। संपूर्ण रीतिकाल हमारा यहीं समाप्त होता है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे अगले वीडियोस के नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।